बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर अब्बास है और मैं इंग्लिश ऐसे पढ़ाता हूँ। सो बेसिकली ये जो आज का लेक्चर है, ये एक सीरीज लेक्चर है इंग्लिश ऐसे पे, उसका ही एक लेक्चर है। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू नो व्हाट paragraph is all about. So a paragraph is a unit of writing. बेसिकली ये राइटिंग का एक यूनिट होता है जो कि एक से या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है। And it talks about a topic or idea which also elaborates a common idea, and it creates units or sections throughout a longer written piece. For example, you are writing a essay on 2500 to 3000 words. So आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं और वो यूनिट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके पैराग्राफ्स होते हैं. So paragraph can be as short as a single sentence and as long as a writer desires. पैराग्राफ्स क्या होते हैं? पैराग्राफ्स एक सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है और इतना लंबा भी हो सकता है जितना एक राइटर डिजायर करता है. लेकिन जब आप सीसस की पैराग्राफ की बात करते हैं तो वो थोड़ा लिमिटेड हो जाते हैं, उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश एसे रूल्स. So basically, it is a structural element in the written communication, helping to organize and present information in coherent and logical manners. ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर देता है कि एक ऐसे को जो उसकी रिटर्न कम्युनिकेट कर रहा होता है, जो आपने लिखना होता है वो बल्कि बल्कि ऐसा होता है कि वो आपने कम्युनिकेट करना होता है, वहां पे आप मौजूद नहीं होते, लेकिन जो आपने लिखा है, आपने वो स्ट्रक्चर दिया है, वो आपके रिटर्न कम्युनिकेशन होती है. आप वो एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि मैंने ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और मैंने ऐसे को लिखा है. Typically, a paragraph basically focuses on a single main idea or theme and presents supporting details, examples, explanations, or arguments related to that idea. Basically, ये क्या होता है? जो पैराग्राफ होता है वो एक एक पैराग्राफ जो होता है वो एक आर्गुमेंट में मुश्तमिल होता है. वन पैराग्राफ, वन आर्गुमेंट. आप जब एक आर्गुमेंट को लेते हैं तो आप उस एक आर्गुमेंट को ही एक पैराग्राफ में एलेबोरेट कर रहे होते हैं. आपका वो सिंगल मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसका जो बेसिक थीम होता है उसको आप प्रेजेंट करते हैं थ्रू यूर स्पोर्टिंग डिटेल्स. आप उसके स्पोर्टिंग डिटेल्स में एग्जांपल्स देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट पे आप कोई भी अपना आर्गुमेंट उसमें देते हैं. ठीक है ना? और उसको उसमें आप कोटेशन भी लिख सकते हैं, उसमें आपको एग्जांपल दे सकते हैं, फैक्ट्स, फिगर, फेमस सेइंग, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट वन आर्गुमेंट डिमांड्स वन पैराग्राफ. आपने एक पैराग्राफ में एक ही आर्गुमेंट को एलेबोरेट करना है, एक ही आर्गुमेंट को डिस्कस करना है. फ्यूज नहीं करना कि आप एक ही पैराग्राफ में तीन से चार जो अपने आर्गुमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, बल्कि इस तरह नहीं होता. यू हैव टू स्ट्रिक्ट योर सेल्फ. आपने क्या करना है, आपने जो आपका जो एक आर्गुमेंट होगा उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है एक पैराग्राफ में. ठीक है ना? अ गुड पैराग्राफ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस, a key sentence जिसको कहते हैं, relevant supporting sentence and a transition और concluding sentence. जो एक गुड पैराग्राफ होता है उसकी निशानी ये होती है कि वो आपका जो पहला सेंटेंस होता है उसको बेसिकली टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. उसमें वो टॉपिक का उसमें मेंशन कर देता है, उसके टॉपिक को जिक्र कर देता है. ठीक है ना? और उस टॉपिक को जब आप जिक्र करते हैं, जब आपका मेन आर्गुमेंट होता है उसको जिक्र करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो जो नीचे वाली सेंटेंसेस होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं. वो उसके आर्गुमेंट के फेवर में जितने भी कोई एविडेंसेस हो सकते हैं, कोई एग्जांपल्स हो सकती हैं, कोई फेमस कोटेशन हो सकते हैं, फेमस सेइंग हो सकती है, और लास्ट पे वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट कर जाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस पे. इस तरह जब भी कोई पैराग्राफ देखेगा तो उसके पैराग्राफ के प्रॉपर स्टार्ट में क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा आर्गुमेंट के साथ, और नीचे क्या होगा, उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे जो आर्गुमेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है ना? आर्गुमेंट्स को सपोर्ट इस तरह कर रहे होते हैं कि उसको वैलिडेट करने के लिए वो कोई भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, कोई भी फेमस सेइंग कोट, कुछ भी आप कोट कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट एंड फिगर हो, इसका प्रॉपर सोर्स हो. आप अपनी बात, अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन उस पैराग्राफ में नहीं लिख सकते. जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्ट्रक्चर का मकसद ये होता है कि आप जो होता है, स्ट्रक्चर इज की टू कीपिंग योर पैराग्राफ फोकस्ड ऑन द मेन आइडिया,
क्रिएटिंग अ क्लियर एंड कंसाइज इमेज। बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने क्लियर एक कंसाइज इमेज देनी होती है जो पढ़ने वाला रीडर होता है, क्योंकि आप वहां पे नहीं होते। ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रिटन कम्युनिकेशन। आप रिटन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो जो आपका पैराग्राफ होता है वो बेसिकली आपके अल्फाज होते हैं, वो एग्जामिनर को बता रहे होते हैं, बोल के बता रहे होते हैं। और इस तरह जब वो कंसाइज इमेज प्रेजेंट करता है। पैराग्राफ का रोल क्या होता है? बेसिकली पैराग्राफ्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन enhancing the readability comprehension of written text। पैराग्राफ जब भी कोई स्ट्रक्चर में चीज आती है ना, वो खूबसूरत लगती है, समझने में आसानी होती है। ठीक है ना? आप जिस तरह देखें, एक फॉर एग्जांपल यू टेक एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग। आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके प्रॉपर बेस होती है, उसके ऊपर ऊपर वॉल्स होती हैं, और लास्ट पे ऊपर उसके क्या होता है, रूफ होती है, छत होती है। तो ये नहीं है कि उसकी आप बेस के बगैर आप बिल्डिंग बना लें, तो बेस के बगैर बिल्डिंग खूबसूरत भी नहीं लगेगी, वो गिर जाएगी। ठीक है ना? या आप छत के बगैर बिल्डिंग बनाएंगे तो वो एक कंप्रीहेंशन नहीं है कि उसकी, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे उसको। आपको नहीं लगेगा, आपको समझ नहीं लगेगा कि ये बिल्डिंग है, ये क्या और चीज़ है, किस पर्पज के लिए है। लेकिन जो पैराग्राफ होता है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है, वो आपको जिस तरह एक बिल्डिंग होती है वो बताता है कि ये बेसिकली यहाँ पे बेस भी है, वॉल्स भी हैं, और इसकी रूफ भी है, और सीलिंग भी है अंदर से। तो बेसिकली वो बताता है पूरा कि ये बिल्डिंग है। तो जिस तरह पैराग्राफ इंग्लिश ऐसे में होता है, तो वो आपको उसका स्ट्रक्चर देता है ऐसे का। ठीक है ना? आपकी जो क्लैरिटी होती है पढ़ने वाले की, वो कोहेरेंस होती है, यानी कि एक पैराग्राफ दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होता है। तो वो भी इसी तरह क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अहम रोल अदा करता है। सो व्हाट आर द काइंड्स और टाइप्स ऑफ पैराग्राफ? पैराग्राफ की बेसिकली जब आप रिटर्न में देखते हैं तो उसकी दो टाइप्स हैं। पैराग्राफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट काइंड्स, यूजुअल पैराग्राफ्स एंड सेकेंडली अनयूजुअल पैराग्राफ्स। जो यूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं, इट मेक्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 80% परसेंट ऑफ एन ऐसे। और जो कि अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं, ये मेरली 20% ऑफ ऐसे का बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट यूजुअल पैराग्राफ इज ऑल अबाउट। सो यूजुअल पैराग्राफ जो होते हैं, ये बेसिकली इनका एक कॉमन एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ठीक है ना? इनकी प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन होती है, लिमिटेशन होती है, जो सेंटेंसेस की होती है और आइडियाज के बारे में। यूजुअल पैराग्राफ जो होते हैं, इट्स जस्ट कम्बिनेशन ऑफ 6 to 8 सेंटेंसेस, और ये सिर्फ एक ही सिंगल टॉपिक और आइडिया को डिस्कस करते हैं। आप यूजुअल पैराग्राफ में एक आइडिया से ज्यादा आप उस पैराग्राफ में किसी और आइडिया को फ्यूज नहीं कर सकते। यू कांट फ्यूज टू टॉपिक्स, टू आइडियाज, टू आर्गुमेंट्स इन यूजुअल पैराग्राफ्स। बल्कि आपने आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल आर्गुमेंट और सिंगल आइडिया में, उस पैराग्राफ में। फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल ऑफ बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में बेसिकली क्या होता है, जो ऐसे का बॉडी पैराग्राफ होता है, उसमें आप एक ही आइडिया को एलेबोरेट कर रहे होते हैं, और उसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 8 सेंटेंसेस तक होती है। वो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामेरियन। जो कि इंग्लिश ग्रामेरियन है, जो इंग्लिश ग्रामर के जिन्होंने रूल सेट किए हैं, उनके मुताबिक यूजुअल पैराग्राफ it just consists of 6 to 8 sentences, and it discusses merely a single topic or idea or argument. Moving ahead, second type or kind of paragraph, which is unusual paragraph. Basically it's contrary to the यूजुअल पैराग्राफ। दो जो अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं, ये बेसिकली कांट फॉलो द सेट डेफिनेशन और सेट स्टैंडर्ड। ये जो सेट स्टैंडर्ड है 6 to 8 सेंटेंसेस का, विच इज फॉर ओनली यूजुअल पैराग्राफ, ये सेट उसको फॉलो नहीं करते। और ना ही ये एक सिंगल सेंटेंस या सिंगल टॉपिक या सिंगल आइडिया को डिस्कस करते हैं। बल्कि इसमें क्या होता है, आप एक ही पैराग्राफ में आप डिफरेंट आर्गुमेंट्स को, डिफरेंट आइडियाज को, एक से ज्यादा आइडियाज को डिस्कस कर रहे होते हैं। What is the purpose of unusual paragraph? Basically, this serves as a map of the essay। ये एक आपको ऐसे का मैप देता है, जो भी आपका मेन आर्गुमेंट होता है उसकी आउटलाइन देता है एक रीडर को या एग्जामिनर को। एंड लास्टली इट जस्ट समराइज, जो कि आपका ऐसे होता है उसको क्या कहता है, समराइज करके पेश कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट या प्रीफेस, आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो किताब का जो पहला प्रीफेस होता है, जब आप प्रीफेस पढ़ते हैं तो वो डिस्कस क्या पूरी किताब को डिस्कस कर रहा होता है, उसको बिल्कुल समराइज करके चीजें प्रीफेस में लिख दी जाती हैं, ताकि जो रीडर
पढ़ता है, उसको वो जब प्रीफेस पढ़ेगा तो उसको पूरे ऐसे की समझ लग जाएगी, वो उसकी पूरे बुक पूरी किताब जो है, जो कोई भी किताब है उसकी समझ लग जाएगी कि इस किताब में होने वाला क्या है, या इस किताब में कौन से पॉइंट्स से कौन से चैप्टर्स डिस्कस किए गए हैं। इसी तरह ऐसे में क्या होता है, जो अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं वो बेसिकली मैप देते हैं, और जबकि भी कोई बंदा मैप को पढ़ता है तो वो इजीली उस जो फाइनल कंक्लूजन है वहां तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू ट्रैवल टू इस्लामाबाद, मैं मैप को देखूंगा, ठीक है ना। अब मैप में क्या होगा, मुझे डिफरेंट रोड्स बताए जाएंगे, डिफरेंट रोड्स बताए जाएंगे, और साथ में मुझे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपने इस पॉइंट से इस तरफ मुड़ना है, इस पॉइंट से इस तरफ, यानी फॉर एग्जांपल इफ आई ट्रैवल फ्रॉम सरगोदा टू इस्लामाबाद, तो मुझे वो रास्ता बताएगा कि आपने यू हैव टू कवर डिस्टेंस ऑफ 400 और 500 किलोमीटर। आपके रास्ते में ये पॉइंट्स बुलवाल आएगा, और इससे आगे आप मोटरवे पे जाएंगे, M2 मोटरवे पे जाएंगे, कलर हार के थ्रू आप इस्लामाबाद जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है, जो अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं, ये इंट्रोडक्शन होता है या कंक्लूजन होता है या बेसिकली ट्रांजिशन पैराग्राफ्स होते हैं, तो ये बेसिकली एक मैप ऑफ द ऐसे करते हैं, उसका रोल अदा करते हैं। सो फर्दर दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स: इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन पैराग्राफ्स, एंड लास्टली ट्रांजिशन पैराग्राफ्स। यहाँ पे आप सिंगल टॉपिक और सिंगल आइडिया और सिंगल आर्गुमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो नहीं करते, और ना ही इसकी लेंथ जो 6 to 8 सेंटेंस जो कि एक यूजुअल पैराग्राफ की है उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि आप इसकी जो रिस्ट्रिक्शन को वो आप ब्रेक करते हैं, और आप एक पूरा मैप जो ऐसे का होता है या जो भी आप लिख रहे हैं, यहाँ पे तो हम ऐसे लिखेंगे, तो एक पूरा हम जो मैप देते हैं, ठीक है ना, जो आपका मेन आर्गुमेंट्स होते हैं ऐसे में आप लिखने जा रहे हैं, उसकी एक समरी प्रोवाइड करता है, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट या प्रीफेस भी कह सकते हैं। जिस तरह एक बुक होती है ना, तो बुक का जो पहला पार्ट होता है इट्स ऑल अबाउट प्रीफेस, वो प्रीफेस के बारे में होता है, और वो आपको पूरी किताब के बारे में बता रहा होता है कि किताब में ये चीजें होंगी, ये इस तरह डिस्कस हुआ हुआ है, और फलां फलां चीज फलां फलां चैप्टर में डिस्कस हुई हुई। तो इसी तरह जो आपके अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं, ये आपको एक समरी देते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट की सूरत में, और एक मैप ऑफ द ऐसे बना देता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट ऐसे नहीं होता, लेकिन ये पूरे ऐसे का एक आपको आउटलाइन दे देता है, ठीक है ना। देर आर थ्री फर्दर काइंड ऑफ अनयूजुअल पैराग्राफ्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, सेकेंडली कंक्लूजन, एंड थर्डली ट्रांजिशन पैराग्राफ्स। सो इसको आपने करते हुए अपने माइंड में रखना है कि जो यूनिवर्सल हेडिंग्स होती हैं उनके ऊपर अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं, जिनमें आप 6 to 8 सेंटेंसेस की जो लिमिटेशन है उसको कवर नहीं करते। सो नाउ डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे। इंट्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली ये होता है अनयूजुअल पैराग्राफ का ही एक पार्ट है, एक काइंड है। सो जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वन आर्गुमेंट वन पैराग्राफ वाली शर्त को माइंड में नहीं रखेंगे, बल्कि हम इसकी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करेंगे, और हम क्या करेंगे, एक पूरे ऐसे का जो मैप है वो हम इंट्रोडक्शन में देने की कोशिश करते हैं। For example, in an English essay, the introduction is the opening paragraph that sets the tone, context, and purpose of the essay. ये बेसिकली एक टून सेट करता है रीडर के लिए, एग्जामिनर के लिए, जो कि इंट्रोडक्शन होता है, एक ओपन करता है, ठीक है ना। जिस तरह वो आप कभी मूवी देखने जाए, सिनेमाज होते हैं, तो वहां पे वो आगे पर्दा लगा होता है, तो वो पर्दा ही खोलते ही तो आगे फिल्म शुरू हो जाती है, तो जब इट्स लाइक अ कर्टेन जो कि सिनेमा में होता है, जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको आगे फिल्म नजर आ जाती है, ठीक है ना। An introduction should be like a map to introduce and identify the topic in from surrounding context and route the essay to the final conclusion. ये बेसिकली आपको पूरी समरी दे देता है पूरे ऐसे की जो विच यू आर गोइंग टू राइट। आपके जो मेन आर्गुमेंट्स होंगे उसको आप ऐसे में लिखेंगे, जो आपकी ओपनिंग ओपनिंग स्टार्ट होगा उसको लिखेंगे, और लास्ट पे आप थीसिस स्टेटमेंट उसको कहते हैं। आई विल डिस्कस थीसिस स्टेटमेंट, जो लास्ट स्लाइड में स्लाइड है तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा थीसिस स्टेटमेंट को। सो आपने इंट्रोडक्शन को माइंड में रखना है। इट सर्व्स एज द रीडर्स फर्स्ट इंप्रेशन एंड एम्स टू ग्रैब देयर अटेंशन। जैसे ही आप, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहला पार्ट होता है, जब आप पहले आउटलाइन लिखते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जब आपने आउटलाइन अच्छी लिखी है तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा, और फिर जब आप इंट्रोडक्शन अच्छा उसको रीडर को एक्सप्रेशन देंगे, अपना इंप्रेशन देंगे, तो वो आपको मार्क्स देगा। और आई हैव हर्ड कि जिसकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन कमाल का होता है, तो वो इजीली जो ऐसे का एग्जाम है उसको पास कर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है ऐसे में, आपने बेसिकली आपकी जो पढ़ने वाला होता है, जो एग्जामिनर होता है, उसकी फर्स्ट इंप्रेशन होती है आउटलाइन के बाद। वो आपके टेंशन को
बेसिकली वो ग्रैब करने की कोशिश करता है, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, जो भी पढ़ने वाला है या लिखने वो उसको एग्जामिनर है चेक करने वाला, तो उसकी जो अटेंशन को ग्रैब करता है आपका ऐसे। आप बेसिकली इसमें आप उसकी थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं और प्रेजेंट करते हैं थीसिस स्टेटमेंट और मेन आर्गुमेंट ऑफ द एसे। बेसिकली कंप्लीट समरी ऑफ द एसे इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। आप अपने इंट्रोडक्शन में आप मैंने बताया कि आप जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके जो मेन आर्गुमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, और लास्ट पे आप अपना मेन आर्गुमेंट जो ऐसे का होता है जिसके इर्द गिर्द आपका ऐसे रिवॉल्व करेगा, वो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना। तो एक कंप्लीट समरी देती है। And lastly, the introduction plays a crucial role in engaging the reader and establishing the relevance and significance of the topic being discussed. सो इंट्रोडक्शन कितना होता है ऐसे का पार्ट? ये तो नहीं है कि पूरे का जो है आपका इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन बस ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखते रहें, बल्कि यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ 10% ऑफ एन ऐसे। आप जितना भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसका जो 10% होगा, जो 10% होगा, वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, वो आपकी पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो उसकी समरी दे रहा होगा। और 10% ऐसे का, और इट मोस्टली कंसिस्टेड ऑन 10 to 18 सेंटेंसेस। ये जो अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं ये 10 से 18 सेंटेंसेस तक चले जाते हैं, इजीली चले जाते हैं। सो आगे मजीद हमने इंट्रोडक्शन को डिवाइड किया है, तो इसके हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं। देयर आर 3 more parts ऑफ द इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन, द पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन, हाउ टू डिवाइड इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू राइट दो डिवाइड पार्ट्स। उनको हमने किस तरह लिखना है और किस तरह अपनी इजी अपने आसानी के लिए और किस तरह उनको कनेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज जनरल स्टेटमेंट, जिसको ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं। जो आपकी पहली 5 से 6 लाइनें होंगी, जो आपके 5 से 6 सेंटेंसेस होंगे, ठीक है ना, वो आपके जनरल स्टेटमेंट होंगी। नीचे आएंगे तो मेन आर्गुमेंट्स। मेन आर्गुमेंट्स जो आपके होते हैं वो 10 to 12 सेंटेंसेस। और लास्ट पे आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है 1 to 2 सेंटेंसेस। एक सेंटेंस का भी थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है, और मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस का भी थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट व्हाइल राइटिंग इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट जनरल स्टेटमेंट which is followed by supporting arguments and lastly thesis statement. The length of general statements should be 5 to 6 sentences. Secondly, supporting arguments length should be 10 to 12 sentences. And lastly, thesis statements length should be 1 to 2 sentences. One is minimum, and 2 sentences is maximum length of thesis statement. So it all makes an introduction. So first of all, what general statement is all about? इसको हम अटेंशन ग्रैबर भी कहते हैं, इसको हम हुक भी कहते हैं। ठीक है ना। जो आपकी जो पढ़ने वाला है उसकी अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। ठीक है ना। एक किताब है तो किताब का जो पहला सफ़ा है वो मजबूर करे जो पढ़ने वाला है उसका दूसरा सफ़ा भी पढ़े, और दूसरा सफ़ा उसको मजबूर करे कि वो तीसरा सफ़ा भी पढ़े। इसी तरह जब आप सीएसएस का ऐसे का एग्जाम लिखते हैं तो आप कंपेल करें एग्जामिनर को कि वो पहला सफ़ा पढ़ रहा है, उसको मजा आए पढ़ने में। ठीक है ना। फिर वो क्या करे, सेकंड जो पेज है वो भी पढ़े, और सेकंड पेज उसको इतना ग्रैब कर दे कि वो थर्ड पेज भी पढ़े, और लास्टली आपको पास कर दे इंशाल्लाह। So general statement is basically one of the introduction's purpose is to make the reader understand what your paper is about. But it is not enough to restate the topic and start writing down your ideas on the subject matter. आपने जनरल स्टेटमेंट में क्या करना है, उसको थोड़ा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करना है, उसकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एफएससी में पढ़ते थे तो हमारे एक सर हुआ करते थे। वो क्या करते थे, हमारा सेकंड पीरियड उनका इंग्लिश का होता था। वो भी इंग्लिश पढ़ाते थे और मोस्टली मिस्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे। तो वो क्या करते थे, आते ही हमें क्या करते थे, वो हमारी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम पहले केमिस्ट्री पढ़ रहे होते थे। तो हमारा माइंड जो है ना, वो कभी कुछ हंसी मजाक की बात करते थे, कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना दी, तो वो क्या करते थे, हमारे माइंड से केमिस्ट्री को निकाल देते थे और हमारे माइंड में इंग्लिश को इनकारपोरेट कर देते थे। इस तरह उनका पर्पस फुलफिल हो जाता था, हमारा जो माइंड था वो इंग्लिश की तरफ डाइवर्ट हो जाता था। तो इस तरह जो आपका जनरल स्टेटमेंट होता है वो क्या करना है, उसने माइंड को डाइवर्ट करना है, जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, कि हम जिस चीज के बारे में हम वी आर गोइंग टू राइट,
ठीक है ना। और इस आपने ये नहीं करना कि आपने अपने टॉपिक को रिस्टेट कर देना है, बल्कि टॉपिक से स्टार्ट ही नहीं करना, ठीक है ना। कोई इंटरेस्टिंग सी चीज, कोई इंटरेस्टिंग सी उसको कह सकते हैं कोट, इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, फिगर, जो भी है, फेमस सेइंग है, वो आपने लिखनी है। और जनरल भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी आप जनरल स्टेटमेंट दे के, ठीक है ना। आपने डायरेक्टली टॉपिक को हिट नहीं करना, ठीक है ना। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू आर नॉट सपोज टू हिट द टॉपिक डायरेक्टली, ठीक है ना। आप जनरल स्टेटमेंट को, देयर आर फोर पॉपुलर वेज ऑफ जनरल स्टेटमेंट राइटिंग। आप चार तरह तरीके से आप जनरल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। आप थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से लिख सकते हैं, यू कैन राइट कोटेशन और वर्स, कुरानी आयत को लिख सकते हैं, किसी मशहूर कॉल को लिख सकते हैं। आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन भी पोज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को पोज करने के बाद, क्वेश्चन मेरे लिहाज से ना, इन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन शुड बी फिलोसफिकल, थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन हो, ताकि उसको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है ना। विच यू आर गोइंग टू पोज, विच यू आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है ना, विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। जनरल स्टेटमेंट इसको कहते हैं, ठीक है ना, जो आपका ऐसे को स्टार्ट करती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 5 to 6 सेंटेंसेस होती है। एंड देयर आर फोर पॉपुलर वेज ऑफ जनरल स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कोटेशन, स्टोरी और क्वेश्चन। सो quote, for example, I want to write a quote in starting of an essay like general statement. So I have taken this example from Google. So he started with quote. Benjamin Franklin is quoted as stating, by failing to prepare, you are preparing to fail. This is the quotation of Benjamin Franklin, and the writers started with a quotation. आपने जब भी अपना ऐसे स्टार्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो जनरल स्टेटमेंट है वो कोटेशन हो, यू कैन राइट लाइक दिस, गॉट इट। Benjamin Franklin is quoted as stating, by failing to prepare, you are preparing to fail. And then he started. Any student who has ever neglected to study for a test can attest to this. अब ये उसने कनेक्ट करने की कोशिश की है, एक जनरल स्टेटमेंट लिख के अब वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैनी स्टूडेंट्स डोंट स्टडी बिकॉज दे क्लेम दे सिंपली डोंट हैव इनफ टाइम। अब वो मेन आर्गुमेंट्स दे रहा है, जो कि आई विल फर्दर डिस्कस इट। While it's true that college students are busy working, participating in sports, attending classes, and studying, the truth is that even busy students need to find time to prepare for classes. अब उसने ये मेन आर्गुमेंट्स दिए हैं बीच में, ठीक है ना। फर्स्ट में एक छोटा ऐसे है 500 to 600 वर्ड्स का, जिसका ये इंट्रोडक्शन है। बट इन thesis exam, in thesis S exam, you are supposed to write 2500 words to 3000 words, which is the maximum length. तो आपका जो ऐसे होना चाहिए वो कम से कम 18 to 20 सेंटेंसेस का होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट पे वो जो आपको नजर आ रहा होगा हाईलाइट किया हुआ, ये बेसिकली उसका थीसिस स्टेटमेंट है। बाय यूजिंग अ प्लानर, लर्निंग हाउ टू स्टडी and scheduling courses appropriately, students can be better prepared and improve their grades. So, sure that you have got my point. Benjamin Franklin is quoted as stating, this is an example of quotation. हाउ टू कोट, ठीक है ना। आपने कोट को किस तरह इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में लिखना है जनरल स्टेटमेंट के तौर पे। सेकेंडली, आप कोई भी स्टैटिस्टिक लेना चाहते हैं, ये भी एक टाइप है जनरल स्टेटमेंट की। जब आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई भी स्टैट दूं, ठीक है ना, तो आप स्टैट्स को इस तरह दे सकते हैं, ओवर 16 मिलियन चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड स्टेट्स लिव इन पॉवर्टी, ठीक है ना। अब इसके अगर पाकिस्तान की एग्जांपल दे, over 25 million approximately children in the Pakistan are out of schools. So आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। These children, rather than enjoying carefree days meant for childhood, feel the burden of adult responsibilities. They often go hungry, worry about where their next meals will come from, and worry whether their families will be evicted again. These children wonder if they will soon be living in shelters, or worse yet, living in their cars. With the wealth and resources in the United States, such conditions are inexcusable. And lastly, he is writing thesis statement. Additional funding needs to be allocated to help low income families. Basically, this is the whole crux of your essay which you are going to write. अब
स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स से करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपना स्टैटिस्टिक्स जो है वो जनरल स्टेटमेंट को लेके आप इसको लिख सकते हैं। मूविंग अहेड, सेकेंडली, सेकेंड पार्ट ऑफ ऐसे, जिसको हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस या मेन आर्गुमेंट्स कहते हैं। सो यू आर डायरेक्टेड टू राइट अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आर्गुमेंट्स इन एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जो आपका पहले आपने जनरल स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, यू आर सपोज्ड एंड यू आर डायरेक्टेड टू राइट अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आर्गुमेंट्स। जो आपके 7 to 8 मेन आर्गुमेंट्स की समरी होगी उसने आपने जनरल स्टेटमेंट से नीचे कनेक्ट करके लिखनी है, ठीक है ना। और लास्ट पे आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका थीसिस स्टेटमेंट अच्छा है, थीसिस स्टेटमेंट रेलिवेंट है, तो आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। आपका थीसिस स्टेटमेंट, आप जो टॉपिक की डिमांड है उसको आप ग्रैब नहीं कर पाए, आप नहीं समझ पाए, तो आपका थीसिस स्टेटमेंट अच्छा नहीं होगा, तो आपका जो ऐसे है वो भी अच्छा नहीं होगा। बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, आप जो जो आपका ऐसे होता है उसका जो मेन आर्गुमेंट होता है उसका क्रक्स होता है, उसकी समरी होती है। A thesis statement basically is a concise and declarative sentence or two. एक सेंटेंस हो सकता है या दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, that summarizes the main point or central argument of the an essay or any other academic or persuasive piece of writing. उर्दू में हम अक्सर मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में हम ना मरकजी ख्याल लिखते थे, वो मरकजी ख्याल थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इंग्लिश ऐसे में जो हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखना है वो बेसिकली आपका 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस पे मुश्तमिल होना चाहिए, तो वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट इज द क्रक्स ऑफ योर ऐसे। पूरा ऐसे होता है वो झलकना चाहिए आपकी थीसिस स्टेटमेंट में। आपके थीसिस स्टेटमेंट का जो मेन टॉपिक्स होता है, जो मेन बेसिकली हेडिंग होती है, जो बेसिकली आपका जो मेन पॉइंट होता है, जो जो आर्गुमेंट होता है, वो आप उसके ऊपर पूरे ऐसे में लिखना होता है। और बेसिकली यह इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन ये होती है, इट इज टिपिकली प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ and guides the reader by clearly stating the writer's position or claim. Basically ये मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली जो होता है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लास्ट में जो 2 से 3 लाइंस होती हैं उसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। और कुछ टीचर्स की राय है कि ये पहले लिखा जाता है, लेकिन जैसे मैंने लर्न किया, जैसे मैंने अंडरस्टैंड किया, जैसे मैंने रिसर्च की इंग्लिश ऐसे पे, तो उसमें थीसिस स्टेटमेंट जो होता है और जो मैंने खुद लिखा है इस थीसिस के एग्जाम में, तो उसमें मैं क्या लगा, इंट्रोडक्शन के जो लास्ट 3 सेंटेंसेस होते थे या 2 सेंटेंस होते थे वो थीसिस स्टेटमेंट के तौर पे मैंने लिखे। फिगर को देखें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हुक होता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस का हुक आप कोट कर सकते हैं, किसी भी फेमस जो फिलोसफर है, कोई स्कॉलर है, उसकी कोटेशन को कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको कोई शॉकिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आप कोई स्टैट दे सकते हैं, कोई स्टोरी लिख सकते हैं। और लास्ट पे फिर वो कनेक्शन, ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, ब्रिज एक साइड को दूसरी साइड से कनेक्ट कर देता है। तो हुक क्या करता है, वो आपको बेसिकली ओपनिंग देता है, ठीक है ना। और जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसकी ओपनिंग होती है। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज हुक और समरी को, जो आपके आर्गुमेंट्स की समरी होती है उसको कनेक्ट कर देता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस का होता है, ठीक है ना, जस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट लीड्स इनटू द समरी, जो कि आपको एक साइड से दूसरी साइड के साथ कनेक्ट करवा देता है और बेसिकली समरी के साथ कनेक्ट करवाता है। समरी क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि समरी जो होती है वो बेसिकली आपने अपने जो 6 से 7 आर्गुमेंट्स मेन आर्गुमेंट्स हैं उनकी समरी लिखनी है। आपने सारे आर्गुमेंट्स नहीं लिखने, आपके आर्गुमेंट्स 10 से 12 हो सकते हैं, तो आपने कुछ आर्गुमेंट्स अपने कंक्लूजन के लिए भी बचा लेने हैं, ठीक है ना। आपके अगर 12 आर्गुमेंट्स है तो आपने 7 से 8 है जो आर्गुमेंट्स हैं वो उसकी समरी, सारे के सारे आर्गुमेंट्स को डिटेल में नहीं लिखना बैठ के, उसकी समराइजेशन करनी है, उसकी समरी करनी है, कंसाइज करके आपने लिखना है। और लास्ट पे जो वो आपका थीसिस स्टेटमेंट आ जाता है, इस त्रिकोण को, इस ट्रायंगल को याद रखना है, उल्टी ट्रायंगुलर है मैथ में उसको, ठीक है ना। और लास्ट पे आपका क्या होगा, आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा, एक पावरफुल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना, that directly answer the essay's question you were assigned, जो कि ऐसे का मेन टॉपिक था, उसके जो क्रक्स होना चाहिए ना, उसका जो वो चंक होना चाहिए बेसिकली, आप उसको कंसाइज करके लिखेंगे। द थीसिस शुड इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड योर ओपिनियन, इट नीड्स टू बी बोल्ड एंड समथिंग टू रीजनेबल पीपल कुड डिबेट। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं तो आप टॉपिक को फॉलो कर रहे होते हैं,
ठीक है ना। आपके जो टॉपिक में पूछा गया था मिसाल के कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसको आप बेसिकली आप उसका क्या करते हैं, आप उसको कंसाइज करके लिखते हैं। लेकिन जब आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है तो उसमें आपने एक क्लियर स्टैंस लेना होता है और अपने क्लियर स्टैंस को लिखना होता है। तो मैंने एक ऐसे उठाया है और ऐसे का इंट्रोडक्शन उठाया है आप लोगों को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो इसका जनरल स्टेटमेंट बेसिकली एक जनरल उसने डिबेट स्टार्ट किया। अब उसने देखना क्या, उसने डायरेक्ट टॉपिक को हिट नहीं किया। जनरल स्टेटमेंट उसने कुछ इस तरह लिखी है: नेचर प्रोवाइड्स abundant resources to the humans that play a vital role to run the daily life affairs. The excessive use of natural resources has made humans habitual of it. From fresh air to use of petroleum products, as these are the blessings of nature, nature resources have facilitated the human lives in enormous ways. However, it has caused dependency at such level that without these resources, humans even can't imagine the existence of life. अब यहाँ पे देखें तो उसने डायरेक्ट टॉपिक को हिट नहीं किया। वो एक जनरल स्टेटमेंट्स लेके आ रहा है कि नेचर ने किस तरह अबंडेंट रिसोर्सेज दिए इंसान को, और इंसान ने क्या, उस इंसान की जिंदगी का जो पहिया है, जो दारोमदार है, वो उसी के ऊपर हो गया। और ऐसा ऐसा क्या हुआ, इंसान उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गया। इंसान की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गई है। और अब क्या हो चुका है कि ह्यूमंस इवन कांट इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। आप जिंदगी का वो सोच ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर पानी है तो पानी के बगैर हम जिंदगी को सोच ही नहीं सकते। और इस तरह उसने जनरल स्टेटमेंट दी। हावेवर से उसने क्या करना शुरू किया है, कनेक्ट करना शुरू किया है। क्राइसिस, कमी चीज आ रही है, क्राइसिस हो गया है। तो आगे वो बताएगा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। उसने नेचर के बारे में बात की, आहिस्ता आहिस्ता वो बात किस पे लेके आया, नेचर रिसोर्सेज पे लेके आया। ठीक है ना। और लास्ट पे उसने थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की है कि इस तरह इट हैज कॉज्ड डिपेंडेंसी एट सच लेवल दैट विदाउट दीज रिसोर्सेज ह्यूमंस इवन कांट इमेजिन द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ। अब वो हमें थोड़ा इस तरफ लेके आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, ह्यूमंस को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। सो मूविंग अहेड, अब कनेक्ट कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। Above individual level, it has also incorporated into states veins that wheel of industry coupled with agriculture field predominantly ceases without its supply. Energy supply, particularly petroleum products, has become an issue of life and death for states as modern economies mainly depends upon and as modern economies mainly depends नहीं होगा, depend upon it। अब उसने कनेक्ट कर दिया है। अब पहले देखें तो उसने एक जनरल बात की है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात की है, और किस तरह इंसान ने उसके ऊपर डिपेंडेंसी कर ली है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, वो इंडिविजुअल लेवल से ऊपर स्टेट लेवल पे आ रहा है। क्योंकि जिस तरह इंसान डिपेंडेंट हो गया है, तो इसी तरह जो स्टेट्स हैं, उसकी जो वेन्स हैं, जो उसकी वेन्स में भी ये इनकारपोरेट हो चुका है। और क्यों, स्टेट भी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। और अब क्या है, इसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि मेनली मॉडर्न इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है। अब आता है वो इसके स्पेसिफिक सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स में, या उसको जो मेन आर्गुमेंट्स हैं उसकी समरी कर रहा है। ठीक है ना। और से देखिएगा, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड स्टेट्स, really rely heavily on imports of petroleum for diverse domestic and economic purposes, whose vulnerable economy is not in a condition to bear the brunt of energy crisis. Multiple causes contribute collectively in resulting energy crisis in Pakistan. Now he is hitting the target directly. However, अब वो कॉसेज पे आ रहा है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। हमने बताना है कि एनर्जी क्राइसिस की कासेस क्या है, क्यों एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में हो रहा है। However, inefficient and ineffective energy policies. Now, this is the main argument. This is the first argument. He is quoting. He is referring to the first argument. However, inefficient and ineffective energy policies and governance issues, coupled with overwhelming dependence on import of petroleum products, are the mainly causes of energy. अब उसने 3 से 4 आर्गुमेंट्स को क्या किया है, समराइज कर दिया है, बिल्कुल मिला दिया है, कंसाइज करके एक ही सेंटेंस में लिख दिया है। इसी तरह आपने भी जब आपके मेन आर्गुमेंट्स की बात आएगी तो आपने क्या करना है, आपने उसको समराइज करना है। तो एनर्जी क्राइसिस अल्टीमेटली लीड्स टू wreak havoc
ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डोमेस्टिक सोशल पैटर्न्स। अब वो क्या कर रहा है, उसके इम्पैक्ट की बात कर रहा है कि एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट किस तरह हो रहा है। उसके जो मेन आर्गुमेंट्स हैं, बिजनेस एक्टिविटीज आर हाल्टेड। अब इसके मेन आर्गुमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट्स of products reaches at low level. In addition to this, circular debt amounts and foreign reserves dwindle. अब ये उसके जो इम्पैक्ट्स के मेन आर्गुमेंट्स है वो बता रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस की पहले उसने काजेस लिखी, उसकी काजेस क्या है, अब फिर उसने इम्पैक्ट्स लिखे हैं। नाउ अब वो क्या कर रहा है, अब वो सॉल्यूशंस की तरफ आ रहा है। टॉपिक देखिए, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड इट्स सॉल्यूशंस। नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशंस। A far solution is concerned, taking substantiate and palpable measures have become need for that should emphasize on looking for alternative new renewable energy resources and construction of dams for power production. ये उसके क्या थे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स थी, स्पेसिफिक उसके जो आर्गुमेंट्स थे, उसने क्या किया, उसको समराइज कर दिया है। अब उसने काजेस के भी आर्गुमेंट्स लिख दिए, सेकेंडली उसने इम्पैक्ट्स के भी लिख दिए, और थर्डली उसने सॉल्यूशंस भी लिख दिए कि सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स थीसिस स्टेटमेंट। However, energy crisis, without any doubt, with no doubt, has hit Pakistan severely that impeded economic growth and creates unrest in society. Moreover, tangible policy initiatives with political will are essential to overcome the energy crisis in Pakistan. अब अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा ऐसे समझ आ जाएगा कि ये वो ऐसे में किस चीज की बात करने जा रहा है। बेसिकली द राइटर इज गोइंग टू डिस्कस एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, what are the causes, what are the impacts, and what are the solutions of energy crisis in Pakistan। आप इस दो लाइन से आपको पता लग गया कि आपका ऐसे किसके बारे में है। अगर आपका थीसिस स्टेटमेंट ही गलत होगा, आपका ऐसे गलत हो जाएगा। आपका थीसिस स्टेटमेंट रेलिवेंट है, अप टू द पॉइंट लिख रहे हैं, और अपने कंसाइज करके लिखा है, तो आपका ऐसे भी ठीक होगा। और थीसिस स्टेटमेंट की एक और निशानी ये होती है कि ये डिस्कोर्स मार्कर से शुरू होता है, जैसे मैंने हाउएवर लिखा, ठीक है ना। तो ऑल्दो डिस्कोर्स मार्कर है, नॉनदीलेस डिस्कोर्स मार्कर है। इस तरह मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर दूंगा डिस्कोर्स मार्कर पे, उसको फर्दर एलाबोरेट करेंगे। आपने सिर्फ यहाँ पे इस चीज को माइंड में रखना है कि जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो किससे शुरू होता है, वो डिस्कोर्स मार्कर से शुरू होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फॉर इंग्लिश ऐसे, particularly for descriptive essays। तो आपके फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एसेज होते हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने इस तरह लिखना है, ठीक है ना। मैंने पहले पैराग्राफ को डिस्कस किया कि पैराग्राफ बेसिकली होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। फिर हमने आज अनयूजुअल पैराग्राफ का पहला पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस किया। अनयूजुअल पैराग्राफ का दूसरा जो पार्ट है वो कंक्लूजन, और तीसरा पार्ट उसका क्या है, ट्रांजिशन पैराग्राफ। उसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यूजुअल पैराग्राफ, जो बॉडी पैराग्राफ है, उसको एक लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही था। लास्टली, आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एस्पायरेंट्स। बेसिकली ये यूट्यूब चैनल है which is dedicated to provide guidance, motivation and preparation tips for CSIS aspirants in Pakistan, all over the Pakistan। आप जहाँ कहीं से भी हैं, आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट इवन अ सिंगल पाई। आपको कंटेंट भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको बुक्स भी मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म में, आपको मैगजीन भी मिलेगा, आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। काम क्या करना है आपने, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और लास्टली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।